स्वागत है आपका मैथ की एक और नई क्लास में, जिस क्लास का टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश। तो चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में हम जानते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी शहर कहलाता है सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी शहर है सहारनपुर। सहारनपुर के पास एक जिला है जिसको देवबंद कहते हैं। सहारनपुर के पास एक छोटा सा जिला है जो देवबंद है। देवबंद में दर उल उलूम मदरसा है जो भारत का सबसे प्रसिद्ध मदरसा है। तो दर उल उलूम मदरसा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के देवबंद में है। कहाँ है? देवबंद में है, जो भारत का सबसे प्रसिद्ध मदरसा है। फिर इसी के पास आ जाता है एक और जिला शामली, है ना। शामली जो है यह हरित क्रांति का केंद्र है। शामली को हरित क्रांति का केंद्र कहा जाता है। वह हरित क्रांति इसमें उन्नत किस्म के बीज तथा कीटनाशक वगैरह जो तो भारत में लाए गए थे, ताकि जो तो भारत की जो कृषि व्यवस्था है उसमें सुधार आए, उपज को बढ़ाया जा सके। तो शामली में हरित क्रांति का केंद्र था। हरित क्रांति कब आई थी? 1966 में आई थी। और विलियम गॉड नामक वैज्ञानिक ने हरित क्रांति शब्द दिया था। और हरित क्रांति का जो जनक है वो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। और भारत में हरित क्रांति का जनक कौन थे? एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारतीय हरित क्रांति का जनक एस स्वामीनाथन को कहते हैं। और विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं। तो हरित क्रांति का केंद्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश के शामली में। अब यहाँ पर है बागपत है ना। एक और जिला है बागपत। यहाँ पर गरुड़ कमांडो का जो तो एयरबेस है। बागपत जो तो गरुड़ कमांडो का स्टेशन है। यहाँ पर जो तो उनकी छावनी वगैरह जो तो बनी होती है बागपत में। फिर यहाँ पर दो जिला है, मोदी नगर और गाजियाबाद। यहाँ के दो जिले जो है ये मोदी नगर और गाजियाबाद जो तो उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। या जो तो सबसे ज्यादा डेवलप मतलब शहरों में से एक है उत्तर प्रदेश के, मोदी नगर और गाजियाबाद। और यहीं पर है आपका एक शहर नोएडा, है ना। नोएडा जिसका फुल फॉर्म होता है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नोएडा भारत का सबसे सिस्टमैटिक ढंग से बसा हुआ जो शहर है वो नोएडा है। नोएडा के किनारे जो सड़कें होती हैं उनमें किनारे किनारे पेड़ पौधे लगे होते हैं। बिल्डिंग वगैरह जो होती है बड़ी सिस्टमैटिक ढंग से बनी होती है। वहां पर हर एक चीज का जो तो कैटेगरी डिवाइस कर दिया जाता है कि मतलब यहाँ पर मॉल बनेगा, यहाँ पर बाजार वगैरह होगी, यहाँ पर जो तो खेल कूद का पार्क बनेगा, यहाँ पर स्कूल वगैरह होंगे। तो यह सारी चीजें जो है बड़ी ही सिस्टमैटिक ढंग से जो है तो कहाँ पर बनाएंगे? नोएडा में बनाएंगे। तो भारत का सबसे सिस्टमैटिक ढंग से बना हुआ शहर नोएडा है। और नोएडा में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है जिसको जेवर एयरपोर्ट कहेंगे। तो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है? नोएडा में बन रहा है। और यहाँ पर है आपका मेरठ। मेरठ 1857 की क्रांति जो तो मेरठ से ही शुरू हुई थी, है ना। 20 नेटिव इन्फेंट्री के जवानों ने जो तो 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू किया था। और मेरठ तथा दिल्ली को जोड़ने के लिए, मेरठ और दिल्ली को जोड़ने के लिए भारत में एकमात्र आरआरटीएस ट्रेन, रीजनल रैपिड ट्रेन सिस्टम जो होता है मेरठ से दिल्ली के लिए चलता है। और कहीं ये ट्रेन नहीं चलती है। आरआरटीएस ट्रेन जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है तो इस औद्योगिक क्षेत्र को, मेरठ भी है यहाँ पर, नोएडा है, गाजियाबाद है और दिल्ली, ये बहुत बड़े औद्योगिक क्षेत्र होते हैं। भारत के सबसे ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र यहीं पर है। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए, ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे अच्छे से, है ना, यहाँ से यहाँ तक अच्छे से पहुंचा जा सके, दिल्ली से मेरठ तथा मेरठ से दिल्ली कम समय में पहुंचा जा सके, इसी के लिए जो तो रीजनल रैपिड ट्रेन सिस्टम चलाया गया है। तो ये हो गया हमारा मेरठ। अब मेरठ के नीचे जो आ जाता है, यहाँ पर जो आ जाता है आपका वो मथुरा। यहाँ पर है मथुरा। मथुरा में उत्तर प्रदेश का तेल शोधन कारखाना है। मथुरा में जो है तो उत्तर प्रदेश का तेल शोधन कारखाना है। ये तेल शोधन कारखाना क्या होता है? ऑयल रिफाइनरी होती क्या है? मतलब जब हम जमीन से जो है तो पेट्रोलियम निकालते हैं, पेट्रोलियम मतलब वो कच्चा तेल होता है, उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं। उसी मतलब कच्चे तेल को प्यूरिफाई करके जो है तो पेट्रोल, डीजल और तरह तरह की जो है तो कॉस्मेटिक चीजें बनाई जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश का तेल शोधन कारखाना कहाँ है भैया? तो उत्तर प्रदेश का तेल शोधन कारखाना जो तो मथुरा में है। और मथुरा में ही वृंदावन है, भगवान श्री कृष्ण की नगरी जो तो मथुरा के वृंदावन में है। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर है आगरा। यहीं पर मथुरा के पास है आगरा। मथुरा का आगरा किस लिए प्रसिद्ध है? मथुरा मतलब आगरा जो है वो पागल खाना के लिए प्रसिद्ध है। और वहाँ का जो ताजमहल है वो प्रसिद्ध है। मथुरा किस के लिए प्रसिद्ध है? ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण जो तो ताजमहल का जो निर्माण था वो शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल के जो वास्तुकार थे जिन्होंने ताजमहल को बनाया वो कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी ने जो तो ताजमहल का जो तो निर्माण किया था। और ताजमहल का निर्माण किसकी मतलब देख रेख में हुआ था? तो इंसा खान की देख रेख में जो तो ताजमहल का निर्माण हुआ। तो ताजमहल बनवाया किसने था? तो शाहजहां ने। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी थे। और ताजमहल किसके देख रेख में बना था? इंसा खान के नेतृत्व में जो तो ताजमहल देख रेख में बना था। और ये ताजमहल जो तो मुमताज की कब्र है, वो कोई महल नहीं, मुमताज की कब्र पर जो ताजमहल बनाया गया है, ठीक है। और ताजमहल जो है वो पीला पड़ रहा है। ताजमहल जो तो अपने सफेद संगमरमर से जो तो पीला पड़ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पीछे का कारण है ये उत्तर प्रदेश का मथुरा में स्थित तेल शोधन कारखाना। ये तेल शोधन कारखाना जो होता है यहाँ से बहुत सारा पोल्यूशन वगैरह निकलता है जो वायुमंडल में छा जाता है। और जब बरसात होती है तो बारिश की बूंदों के साथ जो तो ताजमहल के मतलब ताजमहल के संगमरमर में पड़ता है, जिस कारण उसका रंग पीला हो जाता है ना। तो उसमें किसी प्रकार का जादू टोना नहीं हुआ है। वो तो वो जो है तो केमिकल अम्लीय वर्षा के कारण ऐसा हो जाता है। और वो अम्लीय वर्षा किस कारण होती है? मथुरा के तेल शोधन कारखाना के कारण, ठीक है।
तो ये हमारा आगरा हो गया। आगरा के पास यहीं पर आपका एक जिला आ जाता है फतेहपुर सीकरी, है ना। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर आ जाता है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना अकबर ने किया था जब वो गुजरात का युद्ध जीत के आया था। तो फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना अकबर ने किया था और यहीं पर अकबर ने बुलंद दरवाजा का भी निर्माण करवाया था। तो बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। अब अगला शहर यहाँ पर आ जाता है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद जो है उत्तर प्रदेश पे, भारत में, पूरे भारत में सबसे अधिक चूड़ियां, है ना, बैंगल चूड़ियां वगैरह जो होती है, जो आप कड़ा वगैरह पहनते हो, ये फिरोजाबाद में बनता है। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है तो उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा औद्योगिक विकसित क्षेत्र है ना, औद्योगिक वाला जो होता है क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का पश्चिमी। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक मुरादाबाद, यहाँ पर है आपका मुरादाबाद। मुरादाबाद जो तो पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद जो तो पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और यहीं पर है रामपुर भी, है ना, रामपुर है। जो रामपुर है वो रामपुरी चाकू के लिए प्रसिद्ध है। आप पिक्चर वगैरह में देखेंगे वो मतलब जो डाकू वगैरह होते हैं, गुंडे वगैरह होते हैं, वो बोलते हैं कि रामपुर का चाकू है, रामपुर का चाकू है। तो ये रामपुर जो है तो चाकू के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक डिजाइन वाले चाकू मिल जाएंगे, खतरनाक अच्छे चाकू मिलेंगे। तो रामपुर जो है तो चाकू के लिए प्रसिद्ध है। फिर यहाँ पर एक उत्तर प्रदेश का एक और शहर आ जाता है पीलीभीत, जिसे कहते हैं। पीलीभीत उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र है। तराई क्षेत्र मतलब वो वैसा स्थान जहाँ पर जो तो 12 महीना पानी भरा रहता है, वह क्षेत्र जो तो बाढ़ ग्रसित रहता है। तो पीली क्षेत्र जो तो पीलीभीत जो है तो उत्तर प्रदेश का क्या है? तराई क्षेत्र है। यहाँ पर जो तो वर्षों भर पानी भरा रहता है। अब हम अगला देखते हैं, यहाँ पर एक शहर है लखीमपुर खीरी। यहाँ पर एक शहर है लखीमपुर खीरी। जो जो मैं लोकेशन बता रहा हूँ, अगर आपके पास एटलस होंगे तो आप उसमें आसानी से मार्क कर सकते हो, क्योंकि वो जो मैंने यहाँ पर बताई वही एटलस में भी वहां पर होगा। यदि आपके पास एटलस नहीं है तो मैं जैसे ही बता रहा हूँ कि मुरादाबाद जो तो पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और रामपुर जो तो चाकू के लिए प्रसिद्ध है, आप ऐसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। तो चलिए आगे देखते हैं। ये जो हमारा लखीमपुर खीरी है, यहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी कहाँ है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में। तो ये क्वेश्चन करेगा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है, लखीमपुर खीरी में। अब यहाँ पर एक और आ जाता है श्रावस्ती। श्रावस्ती, महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश जो है तो श्रावस्ती में दिए थे। सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। और महात्मा बुद्ध के समय एक उगली मार डाकू हुआ करता था, जिसको महात्मा बुद्ध ने श्रावस्ती में ही शिक्षा दिया था। तो ये उत्तर प्रदेश का जो तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र हो गया। अब हम दक्षिणी उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं। दक्षिणी उत्तर प्रदेश को बुंदेलखंड का पठार कहा जाता है, जिसका कुछ क्षेत्र जो तो मध्य प्रदेश में भी आ जाता है। बुंदेलखंड का पठार जो तो पानी ग्रसित है। यहाँ पर पानी की बहुत ही किल्लत होती है, पानी बहुत ही कम है और यह कृषि योग्य नहीं है। यहाँ पर एक शहर है झांसी। झांसी की रानी कौन थी? लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई का जो मूल घर था वो बनारस था। लक्ष्मीबाई जो थी वो बनारस की राजकुमारी थी। उन्हें ग्वालियर के राजा गंगाधर तिलक से जो तो ब्याह कर लाया गया था यहाँ पर झांसी में। झांसी के बाद है यहाँ पर चित्रकूट। चित्रकूट जो है तो अपने पर्यटक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। और चित्रकूट जलप्रपात जो है वो छत्तीसगढ़ में है और चित्रकूट जो है वो उत्तर प्रदेश में है। तो चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और चित्रकूट उत्तर प्रदेश में है। फिर चित्रकूट के बगल में यहाँ पर एक शहर है कौशाम्बी। कौशाम्बी में जो तो अशोक का अभिलेख मिला था। अशोक का वो अभिलेख जिसको अशोक की पत्नी कारूबाकी ने लिखा था, जिसे रानी का अभिलेख कहा गया था। तो कौशाम्बी अभिलेख कहाँ था भैया? उत्तर प्रदेश में। कौशाम्बी अभिलेख जो तो उत्तर प्रदेश में था। और यही कौशाम्बी अभिलेख को जो तो अकबर जो था अपने साथ जो तो इलाहाबाद लेके चला गया था। यहाँ पर एक कौशाम्बी, जहाँ पर अशोक का कौशाम्बी अभिलेख मिला था, रानी का अभिलेख मिला था। अब यहाँ पर एक और शहर आ जाएगा आपका प्रयागराज। यहाँ पर है आपका प्रयागराज, है ना। यहाँ पर है आपका प्रयागराज। प्रयागराज में जो तो गंगा और यमुना नदी जो तो मिल जाता है। गंगा यमुना नदी का संगम कहाँ होता है? प्रयागराज में होता है। प्रयागराज का जो पुराना नाम था वो इलाहाबाद था। प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद था। 1922 में लॉर्ड कैनिंग के समय 1922 में लॉर्ड कैनिंग के समय प्रयागराज में पहली बार जो तो आईसीएस की परीक्षा, इंडियन सिविल सर्विस, उस समय आईसीएस कहा जाता था, वर्तमान यूपीएससी कहा जाता है, उस समय जो तो आईसीएस कहा जाता था। तो आईसीएस अर्थात यूपीएससी की पहली, आईएएस की पहली पेपर कहाँ हुई थी? 1922 में प्रयागराज में हुआ था। गंगा यमुना का संगम कहाँ होता है? प्रयागराज में होता है। फिर यहाँ पर एक प्रयागराज के नीचे एक और आपको शहर मिलेगा मिर्जापुर। मिर्जापुर जो है तो कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर कालीन वगैरह बिकते हैं। पूरे भारत में कालीन की सप्लाई जो तो यही से होती है और छोटे छोटे मार्केट हैं, परंतु कालीन का हब जो है तो मिर्जापुर ही है। अब यहाँ पर एक और आपको मिलेगा बनारस। ये जो बनारस है इसके 3 नाम है। बनारस भी कहते हैं इसको, बनारसी भी कहते हैं, है ना, और बनारस कहते हैं, बनारसी कहते हैं, और काशी भी कहा जाता है। तो बनारस के 3 नाम हो गए, काशी हो गया, बनारस हो गया और बनारसी हो गया। ये 3 नाम हो गए। और बनारस जो है तो अपने पान के लिए प्रसिद्ध है। बनारसी पान सुने होंगे, बनारस पान, बनारस वाला। तो बनारसी पान जो तो प्रसिद्ध है यहाँ का। और बनारसी साड़ी भी प्रसिद्ध है बनारस की। और बनारस में एक घाट है जिसे मणिकर्णिका घाट कहते हैं। क्या? मणिकर्णिका घाट। क्या कहते हैं? मणिकर्णिका घाट, है ना। तो मणिकर्णिका, है ना, घाट।
तो मणिकर्णिका घाट कहाँ भैया, बनारस में है। यहाँ पर जो तो 12 महीने चिताएं जलती रहती है, 12 महीने चिताएं जलती है मणिकर्णिका घाट में। और इसी के नीचे जो तो एक रेलवे स्टेशन है जिसको कहते हैं दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। कहाँ है भैया, तो दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में, दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में है। और बनारस के बगल में एक और शहर है सारनाथ। सारनाथ में अशोक का स्तंभ मिला है, सारनाथ में अशोक का स्तंभ मिला है जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, जिसमें 3 शेर होते हैं, लेकिन चौथा शेर होता है जो पीछे होता है, जो दिखता नहीं है। तो अशोक के स्तंभ में कितने शेर होते हैं, 4 शेर होते हैं, लेकिन दिखते 3 है। कहाँ से मिला था, सारनाथ से मिला था। और महात्मा बुद्ध ने अपनी पहली तपस्या जो तो अपना पहला उपदेश जो तो सारनाथ में ही दिया था। अब यहाँ पर एक और शहर मिल जाए गाजीपुर। गाजीपुर का डोमर गांव, उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर में एक गांव है डोमर गांव, जो एशिया का सबसे बड़ा गांव है। एशिया का सबसे बड़ा गांव कौन सा है, डोमर गांव है। और यहाँ पर एक बलिया है, बलिया, बलिया में रहने वाले को बागी कहते हैं। मंगल पांडे जो 1857 की क्रांति है ना के मतलब एक माचिस की तीली का कार्य किए थे, जो हमारे मंगल पांडे थे वो बलिया के ही रहने वाले थे। मंगल पांडे बलिया के रहने वाले थे, जो 8 अप्रैल 1857 को इनको जो तो बैरकपुर छावनी में जो तो फांसी दे दिया गया था मंगल पांडे को। तो बलिया के रहने वाले थे मंगल पांडे। अब यहाँ पर एक शहर आपको मिल जाएगा रेणुकूट। उत्तर प्रदेश का ये शहर यहाँ पर है रेणुकूट। रेणुकूट में जो तो एल्यूमिनियम कारखाना है, उत्तर प्रदेश का एल्यूमिनियम कारखाना कहाँ है, रेणुकूट में है। और रेणुकूट के पास ही जो तो सरदार वल्लभ भाई मतलब सरदार रेणुकूट के पास ये एक वो है, रेणुकूट के पास जो तो रिहंद नदी बहती है। रेणुकूट के पास कौन सी नदी बहती है, रिहंद नदी। और उस नदी पर गोविंद वल्लभ पंत झील है। गोविंद वल्लभ पंत झील किस नदी पर है, रिहंद नदी पर है। और गोविंद वल्लभ पंत झील कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, किस नदी पर, रिहंद नदी पर। और गोविंद सागर झील कहाँ है, गोविंद सागर झील जब बात करेंगे तो यह उत्तर हिमाचल प्रदेश में। गोविंद सागर झील जो है वो हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर है, वहां पर गोविंद सागर है। यहाँ पर गोविंद वल्लभ पंत है, वहां पर गोविंद सागर, यहाँ पर गोविंद वल्लभ पंत झील है, जो कि रिहंद नदी पर है ना। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर एक शहर आपको मिल जाएगा गोरखपुर। ये जो है गोरखपुर, गोरखपुर में कुसमी जंगल है। कौन सा जंगल है, कुसमी जंगल है गोरखपुर में। और गोरखपुर में जो है तो गोरखपुर के चौरी चौरा स्टेशन में, गोरखपुर के चौरी चौरा स्टेशन में 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने जो है तो पुलिस स्टेशन पर आग लगा दिया था, 22 पुलिस कर्मचारियों को जो तो जिंदा ही जला दिया था। तो ये हो गया हमारा गोरखपुर। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो कि लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो लखनऊ है। और लखनऊ को जो होता है नवाबों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नवाबों का शहर। क्या किसे कहते हैं, लखनऊ को कहते हैं। और लखनऊ जो है तो गोमती नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे या यमुना नदी के किनारे नहीं, लखनऊ जो है तो गोमती नदी के किनारे है। अक्सर ये क्वेश्चन वगैरह पूछ लाते हैं कि लखनऊ किस नदी के किनारे है, दिल्ली किस नदी के किनारे है। तो लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे है। और नवाबों का शहर जो तो लखनऊ को कहा जाता है। लखनऊ के अंतिम शासक है वाजिद अली शाह थे, जिनकी बेगम का नाम बेगम हजरत महल था। वाजिद अली शाह थे लखनऊ के अंतिम नाम, वाजिद अली शाह, उनकी पत्नी का नाम था बेगम हजरत महल। अब लखनऊ के नीचे यहाँ पर आपको एक शहर मिलेगा कानपुर। कानपुर जो कि गंगा नदी के किनारे है, कानपुर जो कि गंगा नदी के किनारे, किस नदी के किनारे है, ये हमारी जो है तो मान लीजिए ये कौन सी नदी हो गई, गोमती नदी। और ये हो गई हमारी जो है तो गंगा नदी। तो लखनऊ, लखनऊ जो है तो गोमती नदी के किनारे है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये गंगा है हमारी, ये ऊपर वाली गोमती है ना, गोमती, ये है गोमती और ये है गंगा, है ना। तो गंगा, तो ये जो हमारा कानपुर है वो गंगा नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे कानपुर है। कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, पूरे भारत में चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर प्रसिद्ध है। और कानपुर में जो है तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। कौन सी फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जो कि मिलिट्री के ट्रक वगैरह बनाती है, तो बनाती है, गोला बारूद वगैरह बनाती है, हथियार वगैरह को, है ना, बनाती है। वो कहाँ भैया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ है, कानपुर में। और पूरे भारत में भी जगह जगह पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, लेकिन ये कानपुर का आधुनिक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। और कानपुर में ही आपको जो तो उर्वरक फर्टिलाइजर कारखाना, उर्वरक फर्टिलाइजर कारखाना कानपुर में है। और कानपुर में जो है तो पैरासूट की फैक्ट्री है, पैरासूट जो ग्लाइडर वगैरह होते हैं उनकी फैक्ट्री वही कहाँ है, कानपुर में है। ओके, कानपुर किस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। और लखनऊ किस नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे है। अब यहाँ पर एक शहर मिलेगा आपको अमेठी। यहाँ पर एक शहर आपको मिलेगा अमेठी। अमेठी में AK-203 राइफल बनती है। कौन सी राइफल, AK-203 राइफल कहाँ बनती है, अमेठी में बनती है। और अमेठी के पास यहाँ पर आपको मिलेगा, अमेठी के पास ही आपको यहाँ पर एक और शहर मिलेगा उन्नाव। उन्नाव में जो तो एक बूढ़े बाबा थे, जिनको रात को सपना आया था कि हमारे खेत में बहुत सारा सोना गड़ा हुआ है। जब उन्होंने ये बात सरकार को बताई, सरकार ने जाकर उनके खेत को खोदा, वहां से कुछ नहीं मिला, है ना। तो यह कहानी जो तो बनी है उन्नाव की, ठीक है। और रायबरेली, और जो तो अमेठी के पास यहाँ पर है रायबरेली। रायबरेली जो है यहाँ पर आधुनिक कोच फैक्ट्री है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ है, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में। कोच फैक्ट्री क्या होता है, मतलब रेलगाड़ियों के जो डिब्बे बने होते हैं उन्हीं को हम कोच फैक्ट्री कहते हैं। वही डिब्बे जो तो यहाँ पर बनते हैं, और यहाँ पर आधुनिक वाला डिब्बा बनता है। ओके, तो ये उत्तर प्रदेश की ये पूरी चीज हो गई आपको। अगर आप इतना पढ़ लेते हो मैप पर, तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको कुछ भी आ जाएगा, वो आपसे नहीं छूटेगा।
अब उत्तर प्रदेश की पश्चिमी भाग आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में मेरठ है, गाजियाबाद है, नोएडा है, मोदी नगर है, दिल्ली भी है। तो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग जो है वो अन्य भागों की अपेक्षा जो है ज्यादा विकसित है। यहाँ पर जो तो श्रमिक जो तो स्किल मिल जाते हैं ना, वर्कर स्किल मिलते हैं। खेतों का कार्य इधर बड़ा है, इधर जो तो औद्योगिक क्षेत्र ज्यादा है, तो इधर ज्यादा विकास हुआ है और इधर कम विकास हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र को रुहेलखंड का मैदान कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? रुहेलखंड का मैदान। और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र को बुंदेलखंड का पठार कहते हैं। और इस बीच में जो तो गंगा के मैदान का जो तो विस्तार है। उत्तर प्रदेश के बारे में इतना ही है। और उत्तर प्रदेश से जो तो 9 नवंबर सन 2000 में जो तो उत्तराखंड अलग हो गया था। उत्तर प्रदेश के वर्तमान जो सीएम है वो योगी आदित्यनाथ हैं। तो उत्तर प्रदेश के बारे में ये सारी जानकारी आप नोट कर लीजिए। अगर एटलस हो आपके पास तो और अच्छी बात है, नहीं है तो मैं जो जो बताया हूँ उसको आप जो तो एक लाइन के रूप में जो तो अपने है ना, वन लाइनर के रूप में जो तो अपने नोट कर सकते हो। अभी जो हमारे यहाँ पर लाइट चली गई है तो अधिक मुझे लग रहा है कि अच्छा ही दिख रहा होगा। तो अब उत्तर प्रदेश के बारे में तो पूरी हो गई जानकारी। तो अच्छा, आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। और कमेंट में बताना कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो। तब तक के लिए जय हिंद, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।